जादुई लहंगा और सैंडल। काव्या अपने माता पिता के साथ रौनकपुर गांव में रहा करती थी और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वो दिखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार भी थी और वो हमेशा गरीब और लाचार लोगों की मदद भी किया करती थी। और काव्या के पिता हरिराम शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम किया करते थे। वही काव्या की माँ मीनाक्षी एक हाउसवाइफ थी और वो घर के साथ साथ काव्या का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा करती थी। ऐसे ही उन लोगों की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। तभी एक दिन, अरे माँ कहाँ हो आप? देखो आज टेस्ट में मेरे कितने अच्छे नंबर आए हैं। क्या बात है बेटी, बस ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करती रहो। तो बताओ आज मैं तुम्हारे लिए खाने में क्या बनाऊं? माँ आज आप मेरे लिए राजमा चावल बना दो, बहुत मन कर रहा है खाने का। अच्छा ठीक है बेटी, अब तुम जाओ और जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लो, मैं तब तक तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। ठीक है माँ। इतना कहकर काव्या अपने कमरे में कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है और कुछ देर बाद जब वो कपड़े चेंज करके बाहर आती है तो उसकी माँ और वो साथ मिलकर खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद काव्या अपनी माँ से कहती है, माँ पिताजी शहर से कब आएंगे? बहुत दिन हो गए हैं पिताजी को देखे हुए। बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बर्थडे तक इस बार जरूर आ जाएंगे। माँ क्या आप सच कह रही हो? कहीं आप मुझे खुश करने के लिए तो ये सब नहीं कह रही हो ना? वरना मैं पिताजी के बिना इस बार अपना केक नहीं काटूंगी। हाँ मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम्हारे पिताजी इस बार पक्का आ जाएंगे और वो तुम्हारे लिए शहर से तुम्हारी फेवरेट सैंडल और लहंगा लेकर आएंगे जिसे तुम अपने बर्थडे पर पहनना। अरे वाह माँ, फिर तो मुझे अपने बर्थडे गिफ्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहेगा। इतना कहकर काव्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कुछ ही दिनों में काव्या का बर्थडे आ जाता है और वो बड़ी ही बेसब्री से अपने पिता के आने का इंतजार करने लगती है। तभी अचानक घर आते समय हरिराम का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है और जब ये खबर मीनाक्षी और काव्या को पता चलती है तो मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वे लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। पिताजी आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी हम आपके बिन कैसे रहेंगे? उठिए ना पिताजी। काव्या को रोता देख मीनाक्षी उसे समझाते हुए कहती है, मत रो मेरी बच्ची, अब तेरे पिताजी कभी वापस नहीं आएंगे, वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, पिताजी हमें छोड़कर नहीं जा सकते माँ। इतना कहकर काव्या अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और फिर वो दोनों माँ बेटी मिलकर हरिराम का अंतिम संस्कार करती है। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन काव्या अपने पिता के जाने के सदमे से बाहर नहीं आती है और हमेशा बस अपने पिता के लाए हुए लहंगे और सैंडल को देखकर उन्हें याद करते रहती है। और ऐसे ही धीरे धीरे उनके घर की आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगती है, जिसकी वजह से काव्या को अपना स्कूल बीच में ही छोड़ना पड़ता है और घर का खर्चा चलाने के लिए भी उनके पास कोई भी साधन नहीं होता है। और यही सोच सोचकर मीनाक्षी भी हमेशा परेशान रहा करती है। तभी एक दिन शहर से दीनानाथ नाम का एक आदमी वहाँ आता है और उनसे कहता है, सुनिए, क्या ये हरिराम का घर है? जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं और आपको उनसे क्या काम है? देखिए, हरिराम जिस कंपनी में काम करता था मैं उस कंपनी का मैनेजर हूँ और हरिराम ने कुछ महीने पहले ही मुझसे अपना ये घर बनाने के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। मैं तो बस वही पैसे लेने आया हूँ। लेकिन वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया है। देखिए, वो सब मैं नहीं जानता, मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए। देखिए, इस समय हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। हम तो खुद ही जैसे तैसे करके अपने दिन काट रहे हैं, तो ऐसे में आपको इतने सारे पैसे कहाँ से ला कर देंगे? आप हमें कुछ दिन का समय और दे दीजिए, मैं जैसे तैसे करके आपके सारे पैसे चुका दूं। देखिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आपको सिर्फ 1 हफ्ते का मोहलत दे रहा हूँ और 1 हफ्ते के बाद मैं अपने पैसे वापस लेने आऊँगा। और अगर आप पैसे नहीं दे पाए तो आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। देखिए जी, ऐसा मत कहिए, हमारे पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप हमसे ये घर भी छीन लेंगे
तो मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये सब मुझे नहीं पता, मुझे बस 1 हफ्ते बाद मेरे पैसे चाहिए। इतना कहकर दीनानाथ वहाँ से चला जाता है और दीनानाथ के बात सुनकर मीनाक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, हे भगवान, हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे, तो ऐसे में मैं उस आदमी को इतने सारे पैसे कहाँ से ला कर दूंगी? इतना कहकर मीनाक्षी मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने घर की मजबूरी की वजह से मीनाक्षी को दूसरों के घरों में जाकर काम करना पड़ता है, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं और उन्हीं पैसों से वो 2 वक्त की रोटी खा पाती थी। और ऐसे ही देखते देखते 1 हफ्ता भी बीत जाता है और दीनानाथ अपने कुछ आदमियों के साथ वहाँ पर आता है और मीनाक्षी से कहता है, अरे आज 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी तक तुमने मेरे पैसे मुझे नहीं दिए। मुझे माफ कर देना भाई साहब, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अगर तुम्हारे पास मेरे पैसे देने के लिए नहीं है तो अभी के अभी ये घर खाली कर दो, क्योंकि आज से इस घर का मालिक मैं हूँ। दीनानाथ की ये बात सुनकर मीनाक्षी चुपचाप अपनी बेटी के साथ वो घर खाली कर देती है, लेकिन काव्या जाते जाते अपने पिता का लाया हुआ लहंगा और सैंडल अपने साथ ले जाती है और फिर रास्ते पर दोनों माँ बेटी कड़ी धूप में इधर से उधर भटकने लगती है। उसी समय रास्ते में उन्हें एक गरीब औरत अपनी एक छोटी सी बच्ची के साथ फटे पुराने कपड़ों में दिखाई देती है, जो उनसे कहती है, बेटी, भगवान के लिए मेरी बेटी को पहनने के लिए कोई कपड़े दे दो बेटी, उसके सारे कपड़े जगह जगह से फट चुके हैं। उस औरत की बात सुनकर काव्या को उन पर बहुत दया आती है और वो कहती है, माफ करना, मेरे पास कोई पुराना कपड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास ये नया लहंगा और सैंडल है, ये आप अपनी बेटी को पहना दो। इससे ज्यादा मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। इतना कहकर काव्या जैसे ही वो लहंगा और सैंडल उस औरत को देती है, वैसे ही वो औरत और वो बच्ची परी में बदल जाती है और काव्या से कहती है, काव्या, तुम एक बहुत ही अच्छी और दयालु किस्म की लड़की हो। तुम खुद इतनी तकलीफ में होकर भी दूसरों की मदद कर रही हो। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। इसलिए हम दोनों परियां मिलकर तुम्हारे इस लहंगे और सैंडल को एक जादुई लहंगे और सैंडल के घर में बदल देंगे और इस घर में तुम लोगों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी और तुम्हारी सारी जरूरतों की चीजें इस घर में मौजूद होगी। क्या लहंगे और सैंडल का जादुई घर? क्या आप लोग सच कह रही हो? हाँ काव्या, हम लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं। चाहो तो तुम इसको आजमा कर देख सकती हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों परियां वहाँ से गायब हो जाती है। फिर काव्या अपनी माँ के साथ वो जादुई लहंगा और सैंडल लेकर एक खाली जगह पर आती है और उस लहंगे और सैंडल को वहाँ पर रख देती है और उसके ऐसा करते ही वो लहंगा और सैंडल एक बड़े से जादुई घर में बदल जाता है। ये देखकर मीनाक्षी और काव्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मन ही मन उन परियों का धन्यवाद करती है और फिर उस घर में जाकर वे दोनों माँ बेटी खुशी खुशी एक साथ रहने लगती है। अब उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है और वे दोनों उस जादुई लहंगे और सैंडल घर की मदद से गरीब और लाचार लोगों की भी मदद करने लगते हैं और साथ ही काव्या फिर से एक बार अपने स्कूल जाना शुरू कर देती है। ऐसे ही फिर से एक बार उन लोगों की जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगती है। काली वर्सेस गौरी बहन का करवा चौथ। गौरी अपने पिता गणेश के साथ गंगापुर गांव में रहती थी। गौरी के मां के देहांत के बाद गणेश ने गौरी की देखरेख के लिए विशाखा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन विशाखा ने कभी भी गौरी के काले रंग की वजह से उसे अपनी बेटी नहीं माना, बल्कि उससे हमेशा सौतेला व्यवहार करती रही। वहीं विशाखा ने जब कुछ महीनों के बाद एक बेटी को जन्म दिया तो वह अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उसकी बेटी दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और गोरी थी। इसीलिए वो उसका नाम पायल रखती है और उस दिन के बाद से विशाखा गौरी के ऊपर पहले से और भी ज्यादा अत्याचार करने लगती है। वो उससे दिन भर घर का सारा काम करवाती है और उसे खाने के लिए पेट भर खाना तक नहीं देती। वही पायल भी अपनी माँ की तरह ही अपनी बहन से बहुत नफरत करती है,
क्योंकि उसे भी अपने गोरे रंग और सुंदर चेहरे पर बहुत ज्यादा घमंड होता है, इसीलिए वो गौरी को कभी भी अपने करीब नहीं आने देती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। कुछ सालों बाद जब दोनों बहनें शादी के लायक हो जाती है तो उनके पिता गणेश उनसे कहते हैं, अरे गौरी बेटा, पायल, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी यहाँ आओ। अपने पिता की बात सुनकर दोनों बहनें कमरे से बाहर निकल कर आती है। तभी देखती है कि उसके पिता अपने हाथ में 2 सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेकर खड़े होते हैं। ये लो पायल बेटा, ये तुम्हारे लिए, और ये गौरी बेटी, ये तुम्हारे लिए। कल तुम दोनों यही साड़ी पहनकर तैयार हो जाना, क्योंकि कल तुम दोनों को देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं। अपने पिता की दी हुई सुंदर साड़ी को देखकर गौरी कहती है, सच में पिताजी, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। गौरी के हाथ में अपनी जैसी ही सुंदर साड़ी को देखकर पायल को बहुत जलन होता है और वह गौरी के कमरे में जाकर उससे कहती है, अरे ओ काली बहन, जल्दी से पिताजी की दी हुई साड़ी निकालकर मुझे दो। लेकिन पायल, तुम मेरी साड़ी का क्या करोगी? तुम्हारी साड़ी? अरे तुम्हारी जैसी काली बदसूरत लड़की के लिए तो इस दुनिया में कोई साड़ी बनी ही नहीं होगी। तुम मेरी जैसी साड़ी को हरगिज नहीं पहन सकती। लाओ, दो मुझे ये साड़ी। अपनी बहन की ऐसी नफरत भरी बातें सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ जाता है। उतने में वहाँ विशाखा आती है। अरे मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है, तुझ जैसी काली कलौटी पर तो कोई भी कपड़ा अच्छा नहीं लगता। दे मुझे ये साड़ी। इतना कहकर विशाखा गौरी के हाथ से साड़ी छीनकर पायल को दे देती है और ये देखकर गौरी को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन गौरी अपनी माँ की पेटी से एक पुरानी साड़ी निकालकर पहन लेती है। वही पायल अपने पिता की दी हुई महंगी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। तभी सावित्री अपने दोनों बेटे आशीष और विकास के साथ वहाँ आती है और गौरी का काला रंग देखने के बाद भी आशीष उसकी सादगी और अच्छाई को देखकर उसे पसंद कर लेता है और कुछ ही दिनों में दोनों बहनों की शादी हो जाती है। दोनों बहनें अपने ससुराल चली जाती है, जहां उनकी सास हाथ में थाली लिए दरवाजे पर खड़ी होती है। आओ मेरी दोनों बहू रानियों, तुम दोनों का अपने ससुराल में स्वागत है। आज से तुम दोनों ही इस घर की लक्ष्मी हो, इसलिए एक एक करके तुम दोनों इस घर के अंदर प्रवेश करो। तभी पायल स्टाइल मारते हुए कहती है, अरे सासू माँ, आप ये क्या कह रही हैं? माना कि मेरी काली बहन मुझसे बड़ी है और इस घर में मेरी जेठानी है, लेकिन आपको नहीं पता, इसके काले रंग की तरह ही इसका पैर भी अपशगुन है और मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल में सबसे पहले इस मनहूस का पैर पड़े। पायल के मुंह से अपनी बहन के लिए इतनी नफरत भरी बातें सुनकर उसके ससुराल वालों को बहुत अजीब लगता है। शादी के अगले दिन से ही गौरी घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने लगती है। वहीं पायल दिन भर अपने कमरे में बैठकर अपने गोरे चेहरे पर बस मेकअप करती रहती है। ऐसे ही आज भी। अरे पायल, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, तुम मेरी जल्दी से शर्ट प्रेस कर दो ना। अरे विकास जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा? मैंने अभी अभी अपने हाथों पर इतनी सुंदर नेल पेंट लगाई है और आप कह रहे हो कि मैं आपका शर्ट प्रेस कर दूं? अरे जाइए और अपनी शर्ट को खुद ही प्रेस कर लीजिए, मुझे अभी अपने नेल पेंट सुखाने हैं। ऐसे ही समय बीतने लगता है और करवा चौथ का त्योहार आने वाला होता है, जहां सावित्री कहती है, अरे वाह, इस बार तो मेरे साथ मेरे दोनों बहुएं भी मेरे बेटों के लिए करवा चौथ का व्रत करेंगी। क्यों नहीं सासू माँ, आफ्टर ऑल शादी के बाद ये मेरा पहला करवा चौथ जो है। इस तरह दोनों बहनें करवा चौथ को लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं विशाखा अपनी सगी और सौतेली बेटी के लिए करवा चौथ का सामान तैयार करके भेजती है, जहां वो अपनी सगी बेटी के लिए ढेर सारे सामान और अच्छे कपड़े भेजती है। वहीं सौतेली बेटी के लिए एक सस्ती सी साड़ी और कुछ मिठाइयाँ भेज देती है। अपनी माँ के भेजे हुए सामानों में भेदभाव देखकर गौरी को बहुत बुरा लगता है और वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। क्यों माँ, आप हमेशा ऐसा क्यों करती हो? शुरू से लेकर आज तक आपने कभी भी मुझे माँ का प्यार नहीं दिया। कम से कम शादी के बाद तो मेरे ससुराल में मेरी लाज रख लेती। अपनी पत्नी को इस तरह रोता देखकर आशीष उससे कहता है, गौरी, तुम इस तरह परेशान मत हो,
क्या हुआ? अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए करवा चौथ का सामान नहीं भेजा तो? अरे हम हैं ना, हम तुम्हें करवा चौथ का पूरा सामान देंगे। अरे बहू, मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि करवा चौथ पर तो एक सास अपनी बहू को करवा चौथ की सरगी देती है। इसलिए ये लो, इसमें तुम्हारा करवा चौथ का सारा सामान है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी के जैसा प्यार दिया है। और इधर करवा चौथ के एक दिन पहले ही पायल पार्लर में जाकर अपना फेशियल और मेकओवर करवाती है और अपने हाथों पर मेहंदी लगवाकर घर आती है और कहती है, ये देखिए सासू माँ, मैंने करवा चौथ के लिए कितनी सुंदर मेहंदी लगवाई है। अरे ये पूरी मेहंदी लगवाने के 2000 रुपए देकर आई हूँ। ये सब तो ठीक है पायल बहू, लेकिन अब तुम्हारी मेहंदी सूख गई है ना, तो तुम रसोई में जाकर कुछ गंदे बर्तन पड़े हैं, उन्हें साफ कर दो। तब तक बेचारी गौरी भी अपने हाथों पर मेहंदी लगवा लेगी। अरे सासू माँ, आप ये क्या कह रही हो? आप चाहती हैं कि मैं अपने सुंदर गोरे हाथों से रसोई में जाकर गंदे बर्तन साफ करूं? अरे इससे कहीं मेरी सुंदर हाथों की मेहंदी न खराब हो जाए, इसलिए आप इस गौरी को ही बर्तन धोने दीजिए। और वैसे भी इस काली कलूटी के हाथों पर कौन सा मेहंदी का रंग दिखाई देने वाला है। इस तरह गौरी ही घर का सारा काम खत्म करके अपने लिए थोड़ी सी मेहंदी पीसकर अपने हाथों पर लगाती है। और अगले दिन भी वह करवा चौथ वाले दिन भूखी प्यासी रहकर घर का सारा काम करती है। शाम होते ही दोनों बहनें तैयार हो जाती है। तभी गौरी सुहाग की थाली सजाकर पायल के कमरे में जाती है और उससे कहती है, पायल, आज शादी के बाद ससुराल में हम दोनों बहनों का पहला करवा चौथ है, इसलिए मैं ये सुहाग की थाली तुम्हें देना चाहती हूँ। ये लो। अरे तुम जैसी काली कलूटी की इतनी हिम्मत, तुम मुझे सुहाग की थाली दोगी? अरे तुम्हारे इस सस्ते सामानों को तो रोड पर बैठे भिखारी भी ना इस्तेमाल करे, तो मुझ जैसी खूबसूरत इंसान क्या इस्तेमाल करेगी? इसलिए वापस ले जाओ अपना ये सस्ता और घटिया सामान। अपनी बहन की जली कटी बातें सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी सावित्री वहाँ आती है और कहती है, पायल बहू, इस तरह करवा चौथ पर सुहाग की थाली का अपमान करना एक बहुत बड़ा अपशगुन होता है। क्या तुम्हें ये बात नहीं पता? अरे सासू माँ, मैं ऐसे ढकी अनुसी बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ। पायल के ऐसा कहते ही उसके फोन पर किसी आदमी का कॉल आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? देखिए, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें अभी अभी सिटी हॉस्पिटल ले गया है, आप जल्दी से वहाँ पहुँच जाइए। उस आदमी की बात सुनते ही पायल के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो फटाफट से अपने परिवार के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां डॉक्टर उनसे कहता है, देखिए, आपके पति की इस समय हालत बहुत नाजुक है, क्योंकि उनका ऑलरेडी पहले से बहुत खून बह चुका है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द वो पॉजिटिव ब्लड चढ़ाना होगा, वरना उसकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, आज मैंने अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे तो मेरा ब्लड ले लीजिए, लेकिन मेरे पति की जान बचा लीजिए। देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन हमें आपकी पति की जान बचाने के लिए वो पॉजिटिव ब्लड की ही जरूरत है। डॉक्टर की बातें सुनकर गौरी कहती है, डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, आप मेरा जितना चाहे खून ले लीजिए, लेकिन मेरी बहन के सुहाग को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। इतना बोलकर गौरी अपनी बहन के सुहाग को बचाने के लिए अपना खून देने के लिए तैयार हो जाती है और उसको ऐसा करता देख पायल को अपनी गलती का एहसास होता है और वह गौरी के होश में आते ही उससे हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कर देना गौरी दीदी, मैंने हमेशा आपके साथ सौतेला व्यवहार किया, कभी आपको अपनी बड़ी बहन का दर्जा नहीं दिया, बल्कि हमेशा आपके काले रंग की वजह से आपको कोसती आई हूँ। लेकिन आज आपने अपना खून देकर अपनी छोटी बहन को विधवा होने से बचा लिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी। कोई बात नहीं मेरी छोटी बहन, अब तुम चिंता मत करो, विकास जी बिल्कुल ठीक है और आज मैं बहुत खुश हूँ कि करवा चौथ वाले दिन मुझे पति के साथ साथ अपनी बहन का प्यार भी मिल गया। इस तरह सावित्री अपने पूरे परिवार को लेकर घर आ जाती है, जहां दोनों काली और गोरी बहनें
अपने अपने पति के हाथों से पानी पीकर करवा चौथ का व्रत पूरा करती है और उस दिन के बाद से वे दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। गरीब सास की 3 जादुई बहुएं। एक गांव में सुशीला नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत अपने 3 बेटों सुरेश, महेश, नरेश के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। सुशीला ने शुरू से ही अपने तीनों बेटों को अकेली ही पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन आज जब समय के साथ साथ उसके तीनों बेटे जवान हो जाते हैं तो तब भी सुशीला को अकेली ही अपना घर चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि उसके तीनों बेटे एक नंबर के निखट्टू और कामचोर किस्म के इंसान थे। वो लोग दिन भर बस अपने दोस्तों के साथ पूरे गांव में घूमा करते थे और सुशीला के कामों में बिल्कुल भी मदद नहीं किया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब सुशीला कुएं से पानी भरकर वापस आ रही होती है तो उसे देखकर गांव की कुछ औरतें उससे कहती हैं, अरे सुशीला बहन, तुम अकेले ही इतनी भारी मटकी सर पर उठा कर ले जा रही हो। आखिर तुम्हारे वो तीनों निखट्टू बेटे कहाँ हैं? अरे बहन, और कहाँ होंगे? कहीं दोस्तों के साथ इधर उधर घूम रहे होंगे। उन लोगों को तो अपनी बूढ़ी माँ की कोई चिंता ही नहीं है कि कैसे इस बेचारी ने दिन रात मेहनत करके उन लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है। छोड़ो ना बहन, शायद मेरी किस्मत में बेटों का सुख लिखा ही नहीं है। अब तो बस जैसे तैसे करके मैं भी इस दुनिया से चली जाऊं। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो सुशीला बहन? अरे मेरी मानो तो तुम अपने तीनों बेटों की शादी करवा दो। जब एक बार जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी ना तो तुम्हारे तीनों बेटे अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। उस औरत का ये सुझाव सुनकर सुशीला के मन में उम्मीद की एक किरण जाग जाती है, जिसके बाद सुशीला अपने तीनों बेटों की शादी ज्योति, पायल और महक से तय कर देती है। और ऐसे ही देखते देखते शादी का समय आ जाता है, लेकिन सुशीला दुखी मन से अपने घर में बैठे हुए कहती है, हे भगवान, मेरा घर तो कहीं से भी शादी वाला घर नहीं लग रहा है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं अपने घर को फूलों से सजवा सकूं। पता नहीं मेरी तीनों बहुएं मेरे इस गरीब घर में कैसे रह पाएंगी। इतना कहते हुए सुशीला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसी समय एक गरीब भिखारी सुशीला के घर के सामने आकर कहता है, अरे कोई है क्या? कृपया करके मुझ गरीब को कुछ खाने के लिए दे दो। इतना सुनकर सुशीला घर में पड़ा आखिरी खाने का दाना ले जाकर उस भिखारी को दे देती है, जिसके बाद वो भिखारी कहता है, चिंता मत करो माई, तुम्हारे घर पर छाई गरीबी कुछ ही समय में दूर हो जाएगी, बस थोड़ा इंतजार करो। इतना कहकर वो भिखारी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सुशीला बड़े ही सीधे साधे तरीके से अपने तीनों बेटों की शादी करवाती है। और शादी के बाद सुशीला अपनी तीनों बहुओं ज्योति, पायल और महक की आरती उतारकर उनका घर प्रवेश करवाती है। लेकिन सुशीला की तीनों बहुएं दिखने में आम बहुओं से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि सुशीला की बड़ी बहू पायल, जिसके लंबे सुनहरे बाल घुटने से भी नीचे तक लहरा रहे थे, वहीं दूसरी बहू ज्योति, जिसका चेहरा सोने की तरह चमक रहा था, और वहीं तीसरी बहू, जिसके हाथ आम लोगों से बिल्कुल अलग थे। अंदर आओ मेरे घर की लक्ष्मियों, तुम लोगों का इस गरीब की कुटिया में स्वागत है। अच्छा, तुम लोग अब जाकर आराम कर लो, थक गई होगी। इतना सुनकर वो तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती है और अगली सुबह वो तीनों जल्दी उठकर घर के कामों में लग जाती है। और घर का काम खत्म होने के बाद पायल कहती है, चलो अब हम तीनों मिलकर जल्दी से सबके लिए खाना बना देते हैं। लेकिन दीदी, रसोई में तो खाना बनाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं है। महक, तुम चिंता मत करो, बल्कि हमारे साथ मिलकर अपनी असली शक्तियों का इस्तेमाल करो। इतना कहकर वो तीनों बहुएं एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती है और एक चमचमाती रोशनी के साथ चमक उठती है, जिसके बाद देखते ही देखते महक के अनोखी हाथों से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खानों की थालियां निकलने लगती है। जिसके बाद वो तीनों बहुएं अपने अपने पति को पेट भरकर स्वादिष्ट खाना खिलाती है
और उनके पति भी बड़े ही स्वाद लेकर उस खाने को आनंद लेकर खाती हैं। और खाना खाने के बाद जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो सुशीला अपनी बहुओं से आकर कहती है, अरे बहू, रसोई में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था, तो तुम लोगों ने इतना सारा खाना बनाया कैसे? इतना सुनकर वो तीनों बहुएं अपनी सास को अपने अंदर बसी जादुई शक्तियों के बारे में बताती है। क्या तुम लोग सच कह रही हो? क्या मेरी तीनों बहू जादुई है? लेकिन क्या मैं एक बार तुम तीनों का जादू देख सकती हूँ? क्यों नहीं माँ जी? इतना कहकर वो तीनों बहुएं एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती है और फिर से एक बार वो तीनों ऊपर से नीचे तक रोशनी से चमक उठती है, जिसके बाद पायल की लंबी सुनहरी चोटी घर के बिखरे सामानों को उसकी जगह पर रखने लगती है और ज्योति के सोने की तरह चमकते चेहरे से कई सारे सोने के सिक्के निकलने शुरू हो जाते हैं। अरे वाह, लगता है आज भगवान ने मेरी सुन ली, तभी तो उन्होंने मुझे 3 जादुई बहुओं का सुख दिया है। माँ जी, ये लीजिए, इन सारे सोने के सिक्कों को बेचकर हम अपने इस कच्चे से घर को तोड़कर एक मजबूत और बड़ा घर बनाएंगे। इतना सुनकर सुशीला उन सारे सोने के सिक्कों को बेचकर बहुत सारे पैसे ले आती है, जिसके बाद वो अपने कच्चे से घर को तुड़वाकर एक बहुत बड़ा घर बनवाती है और उसमें अपने परिवार के साथ रहने लगती है। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन गांव की कुछ औरतें सुशीला के घर आकर उससे कहती है, अरे क्या बात है सुशीला बहन, तुम्हारी बहुएं तो तुम्हारे लिए लक्ष्मी बनकर आई है। देखो तो उनके आते ही तुम्हारी किस्मत कैसे बदल गई। तो कम से कम इस बात पर मुंह तो मीठा करवा दो। क्यों नहीं काकी, आप लोग बैठिए, हम लोग अभी आपके लिए स्वादिष्ट सी खीर बना कर लाते हैं। इतना कहकर तीनों बहुएं रसोई में चली जाती है और उसी समय महक कहती है, हे मेरे जादुई अनोखे हाथ, तुम मुझे जल्दी से स्वादिष्ट खीर दे दो। महक के इतना कहते ही उसके हाथों से स्वादिष्ट खीर की कटोरी निकल पड़ती है। ये लो दीदी, आप इसे ले जाकर बाहर दे दो। अरे मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है, मेरी ये जादुई लंबी चोटी कब काम आएगी। इतना कहकर पायल अपने जादुई चोटी की मदद से खीर की कटोरी हॉल तक पहुंचा देती है। लेकिन पायल की इतनी लंबी चोटी देखकर वहां पर बैठी औरतें घबरा जाती है और सुशीला से कहती है, कहीं तुम्हारी बहू डायन तो नहीं? अरे इतनी लंबी चोटी कैसे हो गई उसकी? अरे तुम लोग चिंता मत करो, मेरी तीनों बहुएं जादुई है। इन लोगों के पास अलग अलग तरह की जादुई शक्तियाँ हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है। इतना कहकर वो औरतें खुशी खुशी खीर खाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन गांव में जाकर वो लोग ये बात हर जगह फैला देती है, जिसके बाद गांव के मुखिया सुशीला के घर पहुँच जाते हैं और कहते हैं, अरे सुशीला बहन, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। जी मुखिया जी, कहिए क्या बात है? मैंने सुना है कि तुम्हारी तीनों बहुएं जादुई है। आपने बिल्कुल सही कहा मुखिया जी, हमारे पास भगवान की दी हुई अनोखी शक्तियाँ हैं, जिससे हम गरीब और लाचार लोगों की मदद कर सके। तुमने बिल्कुल सही कहा बहू, मैं भी यहाँ तुम तीनों से मदद मांगने ही आया हूँ, क्योंकि हमारे गांव में विकास और रोजगार की बहुत जरूरत है, वरना यहाँ के गरीब और बेसहारा लोग भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए मुखिया जी, हम लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। और वैसे भी भगवान ने हमें ये शक्तियाँ लोगों की मदद करने के लिए ही तो दी है। इतना कहकर वो तीनों बहुएं अपनी जादुई शक्तियों से मुखिया जी को बहुत सारे सोने के सिक्के और गरीब लोगों के लिए खाने के लिए बहुत सारा भोजन देती हैं, जिसके बाद मुखिया उन लोगों का धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। और ऐसे ही वो तीनों बहुएं अपनी जादुई शक्तियों से सुशीला के तीनों बेटों को भी पूरी तरह से बदल देती है। और उस दिन के बाद से सुशीला खुशी खुशी अपने बेटे और बहुओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लग जाती है। जादुई बर्गर का अनोखा घर। बहुत समय पहले की बात है, रामपुर गांव में रानी नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो बहुत ज्यादा समझदार और होशियार लड़की थी और उसे पढ़ाई लिखाई करना बहुत अच्छा लगता था।
वह घर के कामों में भी अपनी माँ की हमेशा मदद किया करती थी और उसका परिवार गांव में एक किराए के घर में रहा करता था और उसके माता पिता गांव में ही एक छोटी सी दुकान पर बर्गर बेचा करते थे और उनके बर्गर का स्वाद आसपास रहने वाले सभी गांव वालों को बहुत पसंद आता था। इसलिए उनकी बर्गर की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। और वहीं रानी के पड़ोस में कुसुम नाम की एक लड़की रहा करती थी जो कि बहुत ही ज्यादा घमंडी होती है और वो अपने घर का कोई भी काम नहीं करती है और ना ही उसका पढ़ाई में जरा भी मन लगता था। इसलिए कुसुम की माँ हमेशा कुसुम को समझाते हुए कहती थी, देखो कुसुम, रानी अपने परिवार के साथ मिलकर कितनी मेहनत करती है और साथ ही वह पढ़ाई में भी कितनी अच्छी है। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम भी उसे कुछ सीखो और उसकी तरह बनो। कुसुम अपनी माँ के मुँह से रानी की तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा जल जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर कहती है, आज उस रानी की बच्ची की वजह से फिर से माँ से मुझे डांट सुननी पड़ी। लगता है उसे अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक दिन जब परी लोक से नायरा और मायरा नाम की दो परियां धरती लोक पर आती है और कहती है, मायरा, मैंने सुना है धरती लोक पर घूमने की बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है, चलो हम आगे चलकर देखते हैं। इतना कहकर नायरा और मायरा परी घूमते घूमते रानी के गांव में पहुंच जाती है। उसी समय मायरा परी कहती है, नायरा, हम धरती लोक पर कितनी देर से घूम रहे हैं, अब तो मुझे बहुत तेज की भूख भी लग रही है, पता नहीं हमें यहाँ कुछ खाने को मिलेगा भी या नहीं। मायरा, मुझे वहाँ पर किसी चीज की दुकान नजर आ रही है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं। जहाँ रानी अपनी रेडी पर खड़ी होकर बर्गर तैयार कर रही होती है, उसी समय नायरा परी कहती है, सुनो, हमें बहुत तेज भूख लगी है, तो क्या तुम हमें कुछ खाने के लिए दे सकती हो? क्यों नहीं, मैं अभी आप दोनों के लिए गर्मा गर्म बर्गर तैयार करती हूँ। इतना कहकर रानी फटाफट से 2 बर्गर तैयार करती है और उन परियों को दे देती है। जैसे ही वो दोनों परियां बर्गर खाती है, तभी मायरा परी कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, पर इस खाने का नाम क्या है? क्या आप लोग नहीं जानते? इसे बर्गर कहते हैं। अच्छा, तो इस चीज को बर्गर कहते हैं। मुझे तो ये बर्गर बहुत पसंद आया और मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट बर्गर कभी नहीं खाया। इतना कहकर नायरा परी रानी को 2 सोने के सिक्के देती है। उसी समय रानी कहती है, देखिए, अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये सोने के सिक्के आपसे नहीं ले सकती हूँ। रानी की ये बात सुनकर मायरा कहती है, वो दरअसल हम लोग परीलोक से आए हैं और हमारे परीलोक में तो ये सोने और चांदी के सिक्के ही चलते हैं, इसलिए हमारे पास तुम्हें देने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है। मायरा परी की ये बात सुनकर रानी कहती है, कोई बात नहीं, आप लोग हमारे मेहमान हो और आप लोगों के लिए इतना करना तो हमारा फर्ज बनता है ना। और हाँ, माँ हमेशा कहती है कि इस दुनिया में इंसानियत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। रानी की ये बात सुनकर नायरा परी मुस्कुराते हुए कहती है, सच में मैंने तो आज तक सिर्फ सुना था कि धरती लोक पर रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, पर आज देख भी लिया, इसलिए हम अगले हफ्ते तुमसे मिलने फिर जरूर आएंगे। इतना कहकर दोनों परियां वापस से परीलोक चली जाती है और वही कुसुम भी रानी के काम पर अपनी नजर गड़ाए होती है। तभी एक दिन कुसुम रानी की रेहड़ी में आग लगा देती है, जिसकी वजह से उसका सारा बर्गर बनाने का सामान आग में जलकर राख हो जाता है। और जब अगले दिन रानी अपने माता पिता के साथ अपनी दुकान खोलने के लिए आती है, तो अपनी जली हुई रेहड़ी को देखकर उन तीनों की आंखों में आंसू आ जाता है। उसी समय रानी के पिता कहते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे? कैसे अपने घर का किराया चुकाएंगे? हमारे पास तो हमारी दुकान के अलावा और कोई सहारा नहीं था। ऐसे ही जब रानी अपनी दुकान के सामने बैठी रो रही होती है, उसी समय वहाँ पर नायरा परी आती है और रानी से कहती है, क्या हुआ रानी, तुम इस तरह रो क्यों रही हो और तुम्हारी ये दुकान कैसे जल गई? इतना सुनकर रानी नायरा परी को सारी बातें बता देती है, जिसके बाद नायरा परी कहती है, तुम चिंता मत करो रानी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर नायरा परी जैसे ही अपनी जादुई छड़ी घुमाती है, वैसे ही उसके हाथ में एक बर्गर प्रकट हो जाता है और नायरा परी रानी को वो बर्गर देते हुए कहती है, सुनो रानी, ये एक जादुई बर्गर है, तुम इस बर्गर को
अपने जले हुए दुकान के अंदर रख देना, फिर तुम्हें इसका जादू अपने आप नजर आ जाएगा। इतना कहकर नायरा परी वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही रानी जैसे ही उस जादुई बर्गर को अपने जले हुए दुकान के अंदर रखती है, वैसे ही उसकी जली हुई दुकान एक बड़े से जादुई विशाल घर में बदल जाती है, जिसे देखकर रानी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और उसी समय उसके माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो भी उस जादुई बर्गर के घर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी उसके पिता कहते हैं, रानी ये सब क्या है? अचानक से हमारी दुकान के सामने बर्गर का इतना बड़ा घर कहाँ से आ गया? रानी अपने पिता की बात सुनकर उन्हें नायरा परी के दिए हुए जादुई बर्गर के बारे में सारी बातें बता देती है, जिसके बाद वे सब मिलकर बर्गर घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बर्गर का घर अंदर से एकदम महल की तरह दिखता है और वो बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा होता है। और उसी घर के अंदर एक बगीचे में बर्गर का एक बहुत बड़ा पेड़ भी होता है, जिस पर ढेर सारे बर्गर लगे होते हैं। और ये सब देखकर रानी का परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन नायरा परी का धन्यवाद करते हैं। लेकिन वही ये सब देखकर कुसुम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसी रात वो फिर से रानी के घर में आग लगाने की कोशिश करती है। तभी उसे अचानक से बिजली का जोरदार झटका लगता है और कुसुम धूम दबाते हुए वहाँ से वापस भाग जाती है, जिसके बाद वो कभी भी दोबारा ऐसा काम करने के बारे में सोचती भी नहीं है। और वहीं रानी अपने परिवार के साथ जादुई बर्गर के घर में खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है।